आइए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो न केवल फोर्ब्स में अपना अमीरी में नंबर 1 नाम दर्ज करवा चुका है, बल्कि सबसे बड़ा दान देकर दानी नंबर 1 भी बन चुका है। बता सकते हैं कौन है वह शख्स? चलिए हम ही बताते हैं। उस शख्स का नाम है वॉरेन बुफे, जो शेयर बाजार का जादूगर है, जिसने फर्श से उठकर अर्श को छुआ, जिसने ये पते की बात कही। आप अगर उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। इस सच्चे और प्रेरक कथन को कहने वाले बफेट का जीवन अद्भुत है। जब जब बात चलेगी दुनिया के सबसे अमीरों की, तो बफेट का नाम सबसे पहले आएगा। शेयर बाजार में चमत्कारिक सफलता पाने वाले बफेट निवेश की दुनिया के महान बादशाह हैं और दुनिया के सफलतम बिजनेसमैन हैं। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे बफेट आज बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं और विश्व की सफलतम शख्सियतों में से एक हैं। इन्हें इन्वेस्टमेंट गुरु के रूप में भी दुनिया जानती है। अपने समर्पण भाव, मेहनत और लगन के बल पर वे आज सफलता के आसमान पर हैं। उनका पूरा जीवन प्रेरणादायक है। उनकी काम के प्रति लगन की मिसाल दी जाती है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का 85% हिस्सा बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया था और इतनी बड़ी धनराशि देकर विश्व के सबसे बड़े दानी बने। आइए हम इस महान व्यक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं, फिर सभी पहलुओं को जानेंगे। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा के नेब्रास्का टाउन में हुआ था। उनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था और मां का नाम लीला स्टॉल था। इनके पिता हार्वर्ड शेयर मार्केट के एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर बफेट ने भी शेयर मार्केट में ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया। यह रुचि उन्हें विरासत में मिली थी। वह शेयर मार्केट में काम करने का ख्वाब देखते थे। उनकी बिजनेस में इस कदर रुचि बढ़ी कि उन्होंने मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही अपना काम शुरू कर दिया था। अपना जेब खर्च स्वयं निकालने के लिए उन्होंने लोगों के घर घर जाकर मैगजीन बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा वे कोका कोला आदि बेचकर पैसे कमाने लगे थे। सिर्फ यही नहीं, पैसे कमाने के लिए उन्होंने अखबार और स्टाम्प बेचकर अपना जेब खर्च स्वयं कमाया। बफेट ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वुड्रो विल्सन हाई स्कूल वॉशिंगटन में डीसी में 1947 में पूरी की। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से सन 1949 में पढ़ाई की। अभी वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में थे, तभी उन्हें अल्फा सिग्मा की बिरादरी में जगह दे दी गई। उनके पिता और चाचा भी इसी में नेब्रास्का अध्याय के सदस्य थे। फिर बीएस विश्वविद्यालय नेब्रास्का से 1950 में किया। एमएस करने के लिए इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन एप्लीकेशन दी थी, जो उनकी कम उम्र होने के कारण रद्द कर दी गई। और फिर बाद में शेयर मार्केट में रुचि होने के कारण इसमें कोलंबिया बिजनेस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। कोलंबिया बिजनेस यूनिवर्सिटी में खासकर इन्होंने दाखिला इसलिए लिया कि जाने माने निवेशक और स्टॉक विशेषज्ञ बेंजामिन ग्राहम इसी कॉलेज में थे। इसके उपरांत बफेट ने बेंजामिन ग्राहक से मिलने का प्रयत्न किया, क्योंकि उन्हें उनसे स्टॉक शेयर मार्केट की बारीकियां सीखनी थी। उन्होंने अपने सूत्रों से पता लगा लिया कि वे GEICO बीमा कंपनी के बोर्ड के सदस्य हैं। एक दिन शनिवार को उनसे मिलने की इच्छा लिए हुए वे ट्रेन से वॉशिंगटन पहुंचे। वे बीमा कंपनी के मुख्यालय के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। जब तक चपरासी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब तक भी डटे ही रहे। उनकी वहां उपाध्यक्ष लोरिमर डेविडसन से मुलाकात हुई। उनकी लंबी बात चली और 4 घंटों तक बीमा पर कारोबार के विषय में बात करने के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। मात्र 15 मिनट के बाद ही डेविडसन समझ गए थे कि एक साधारण व्यक्ति हैं। ऐसा खुद उन्होंने कहा था। अब इसके बाद ग्राम से उनकी मुलाकात हुई, जिसका उनके जीवन पर असर पड़ा और उनके जीवन की धारा ही बदल गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद बफेट वॉल स्ट्रीट पर काम करना चाहते थे,
पर इसके लिए ग्राहम और उनके पिता दोनों ने ही उन्हें मना किया। बफेट ने ग्राहम के लिए निशुल्क काम करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने इसी वर्ष की उम्र में सिनक्लेयर टेक्साको गैस स्टेशन को खरीदा। इसको वे एक चलते फिरते निवेश की तरह समझ रहे थे, जिसमें उन्हें घाटा हुआ। इस तरह से उतार चढ़ाव चल रहा था। इस बीच वे शेयर मार्केट के दलाल के रूप में कार्य करते रहे। इसी वक्त डेल कार्नेगी से सार्वजनिक बोलचाल पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया और एक रात्रि की कक्षा में उन्होंने निवेश के सिद्धांत को सफलतापूर्वक पढ़ाया। पढ़ने वाले छात्रों की औसत आयु उनसे दोगुनी थी। यहां एक बात की याद दिलाना चाहेंगे कि 13 वर्ष की उम्र में अपना काम करते हुए उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था और 2 साल बाद 1945 में जब वे 15 वर्ष की उम्र में थे और अभी हाई स्कूल में ही थे, तभी बफेट और उनके साथी ने इस्तेमाल की हुई पिन बॉल मशीन $25 में खरीदी थी और एक सैलून पर रख दी थी। हिस्सेदारी के रूप में रखी गई इस मशीन की इनकम कुछ ही महीनों में इतनी बढ़ी कि उनके पास 3 मशीनें भिन्न भिन्न जगहों पर हो गईं और इसके बाद तो वे एक से बढ़कर एक पिन बॉल मशीनों के मालिक बन गए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बफेट के बेंजामिन ग्राहम से मिलने की। तो गैस स्टेशन में झटका खाने के बाद ग्राहम ने उन्हें पेशकश की और उनको अपनी साझेदारी की कंपनी में $12,000 के वेतन पर नौकरी दे दी। यहां उन्होंने वॉल्टर श्लोश के साथ मिलकर काम किया। ग्राहम काम के हिसाब में सख्त आदमी थे। उनका पक्के तौर से यह मानना था कि यदि किसी स्टॉक की कीमत और उसके निहित मूल्य में ठीक प्रकार से संतुलन बिठाया जाए तो यह सुरक्षा की काफी गुंजाइश प्रदान है। ग्राहम की सिखाई बात बफेट को खूब रास आई। उन्होंने कहा कि स्टॉक अपनी कीमत से ज्यादा मूल्य का ही हो, लेकिन यह बात उन्होंने उठाई कि कहीं ये मापदंड इतने कड़े तो नहीं हैं कि गुणात्मक मूल्यों वाले कुछ बड़े विजेता उनकी नजर में छूट जाते हों। इस तरह बफेट ने ग्राहम से बहुत कुछ सीखा। वॉरेन बफेट ने जब कंपनी ज्वाइन की, उसके 2 वर्ष बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर हो गए। उन्होंने अपनी साझेदारी को खत्म कर दिया। यह सन 1956 की बात है। इस समय वे 26 वर्ष के हो चुके थे। इनकी निजी बचत $1,40,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। बफेट ओमाहा में स्थित अपने घर लौट आए और उन्होंने बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से निवेश की साझेदारी की फर्म बनाई। इस फर्म में बफेट की 3 साझेदारियां पूरे वर्ष तक चलती रही थीं। अब बफेट की पूंजी $1,40,000 से बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई थी। उन्होंने $31,500 में 5 बेडरूम वाला प्लास्टर किया हुआ एक घर फरनाम स्ट्रीट पर खरीदा। 2 वर्ष बीतते ही 1959 में बफेट की 6 साझेदारियां पूरे वर्ष से चल रही थीं और बफेट की मुलाकात चार्ली मुंगेर से हुई। साल दर साल बफेट की साझेदारियां बढ़ रही थीं। 30 साल की उम्र तक आते आते बफेट की 7 साझेदारियां पूरे वर्ष से चल रही थीं। ये साझेदारियां थीं द बकेट फंड, बफेट एसोसिएट, दासी, एमडी, ग्लेनोफ, मोबुफ और अंडरवुड। बफेट की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की समझ बहुत अच्छी थी। उनका एक साझेदार डॉक्टर था। उन्होंने उस डॉक्टर से 10 ऐसे डॉक्टर और लाने को कहा जो उनकी साझेदारी में $1,000 का निवेश करने को इच्छुक हों। डॉक्टर ने काम ये कर दिखाया और 11 डॉक्टर निवेश के लिए तैयार हो गए। अगले ही वर्ष 1961 में बफेट की सैनबोर्न मैप कंपनी में 35% से ज्यादा एसेट्स की भागीदारी थी। सैनबोर्न $45 प्रति शेयर बिक रही थी, जबकि उसके निवेश का मूल्य था $65 प्रति शेयर। इसका अर्थ हुआ कि खरीदार सैनबोर्न की कीमत प्रति शेयर $20 कम आंक रहे थे और वो $1 के 70 सेंट से अधिक देने को तैयार नहीं थे, एक ऐसे निवेश के लिए जिसमें नक्शे आदि का कारोबार करने वाली कंपनियां हों। बफेट ने खुलासा किया कि उन्हें सैनबोर्न के बोर्ड में स्थान मिल गया। 1962 में बफेट करोड़पति बन चुके थे। उनकी साझेदारियों में $71,78,500 से अधिक थे और उसमें $10,25,000 बफेट के थे।
अब बफेट ने अपनी सारी साझेदारियों को मिलाकर एक साझेदारी बना दी। बफेट ने कदम और बढ़ाया। बफेट ने एक वस्त्र निर्माण करने वाली कंपनी खोजी और बर्कशायर हैथवे की साझेदारियों ने उस कंपनी के शेयरों को 7.6 के भाव पर खरीदना शुरू किया। जब बफेट की साझेदारियों ने बेहद आक्रामकता के साथ बर्कशायर के शेयरों को खरीदना शुरू किया तो उन्हें $14.16 प्रति शेयर का भाव देना पड़ा, जबकि कंपनी की कार्यशील पूंजी का भाव $19 प्रति शेयर बैठता था और इसमें अभी अचल संपत्ति को शामिल नहीं किया गया था। बर्कशायर हैथवे कंपनी अब डूबने की कगार पर थी। बफेट ने बोर्ड की बैठक की और बर्कशायर हैथवे कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। अब कंपनी को चलाने के लिए एक नए अध्यक्ष की घोषणा की। 1966 को उन्होंने साझेदारी में नई पूंजी का निवेश लेना बंद कर दिया और बफेट ने किसी निजी व्यवसाय में अपने प्रथम निवेश की घोषणा की और वह निजी व्यवसाय था बाल्टीमोर का एक निजी स्वामित्व वाला डिपार्टमेंटल स्टोर। वर्ष 1967 था। बर्कशायर ने 10 सेंट के अपने पहले और एकमात्र लाभांश का भुगतान किया। सफलता के शिखर पर चढ़ते बफेट ने अब अपनी साझेदारी खत्म कर संपत्ति अपने साझेदारों को हस्तांतरित कर दी। संपत्ति में बर्कशायर हैथवे के शेयर भी शामिल थे। अपनी समझदारी और कार्य करने के अद्भुत कौशल से बफेट ने कंपनी को कामयाबी के नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया। 1970 में बफेट 40 वर्ष के थे। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के सभापति की हैसियत से अपने जग प्रसिद्ध पत्रों को लिखने की शुरुआत की। 1973 में बर्कशायर ने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के शेयरों की खरीदारी शुरू की। बफेट ने एक कदम मित्रता की ओर बढ़ाते हुए कैथरीन ग्राहम से मित्रता कर ली। कैथरीन ग्राहम वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी को और उसके प्रमुख समाचार को नियंत्रित करती थी। मित्रता घनिष्ठ हो गई थी। फलस्वरूप बफेट कंपनी के निदेशकों के बोर्ड के सदस्य बन गए। जीवन जब सफलता के चरमोत्कर्ष पर होता है तो मुसीबतें भी कम नहीं होती। एसईसी ने वॉरेन बफेट और बर्कशायर द्वारा उनके एक विलय की औपचारिक जांच शुरू की। बर्कशायर ने परोक्ष रूप से बफेलो इवनिंग न्यूज को $325 लाख में खरीद लिया। बफेट पर विश्वासघात के आरोप लगाए गए। 1979 में बर्कशायर एबीसी के शेयर खरीदने लगा था, जब शेयर का भाव $290 था। बफेट की जमा पूंजी $14 करोड़ थी, हालांकि वह केवल 50,000 प्रतिवर्ष के अपने वेतन पर रहते थे। बर्कशायर में नए वर्ष की शुरुआत $775 प्रति शेयर से की और अंत में $1310 पर बफेट की जमा पूंजी 62 करोड़ पर पहुंच गई। फोर्ब्स 400 में पहली बार उनका नाम आया। बफेट ने कोका कोला कंपनी के स्टॉक खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे कंपनी की 7% हिस्सेदारी $1.02 अरब में खरीद ली। यह बर्कशायर के सबसे आकर्षक निवेशकों में से एक था जिसे उन्होंने अभी तक रखा हुआ है। अगले साल यानी 1990 में जब वे 60 वर्ष के हुए तो कुछ उलझनें भी सामने आईं। ये साल मानसिक रूप से कुछ अच्छा नहीं रहा। ग्रीनबर्ग और गुडफ्रूथ से संबंधित घोटाले सामने आए। 1999 को कार्सन ग्रुप ने एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार बफेट 20वीं शताब्दी के शीर्षस्थ पूंजी प्रबंधक थे। वर्ष 2002 में उनका मुनाफा $2 अरब से भी ज्यादा का हो गया था। वर्ष 2006 में बफेट ने घोषणा की कि वह धीरे धीरे बर्कशायर में अपनी हिस्सेदारी का 85% 5 संस्थाओं को शेयरों के वार्षिक तोहफों के रूप में जुलाई 2006 से देना शुरू करेंगे। सबसे बड़ा योगदान बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को जाएगा। बफेट ने अपने शेयर धारकों को एक पत्र में घोषणा की कि वे एक युवा उत्तराधिकारी या शायद उत्तराधिकारियों की तलाश में हैं, जो उनके निवेश के व्यवसाय को चला सकें। बफेट ने इसके पहले इस भूमिका के लिए लू सिम्पसन को चुना था, जो कि GEICO में निवेश आदि का कार्य देखते हैं। हालांकि सिम्पसन उनसे मात्र 6 वर्ष छोटे हैं। 2008 में वे अब 77 वर्ष की उम्र के थे। यह वर्ष उनके लिए बहुत सुखद रहा।
फोर्ब्स के अनुसार बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े अमीर थे, जिनके पास ये उपाधि लगातार 13 वर्षों से थी। इस साल उन्हें पीछे छोड़ते हुए अब बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अपनी संपत्ति का 85% तो वो पहले ही कर चुके थे। इस तरह से बफेट दुनिया के दानी नंबर 1 और अमीर नंबर 1 हो गए। यह तो रहा सफर उनके व्यावसायिक जीवन का। अब हम उनके निजी जीवन की ओर चलते हैं। सन 1952 में जब बफेट 22 वर्ष के थे, तभी उन्हें सुसान थॉम्पसन नामक लड़की से प्यार हो गया था। उससे उन्होंने शादी कर ली। 23 वर्ष की उम्र में सन 1953 में बफेट के पहले बच्चे सुसी हावर्ड का जन्म हुआ और 2 वर्ष पश्चात दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम हॉवर्ड बफेट था। क्रम से 2 वर्ष के उपरांत तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम पीटर बफेट था। उनकी पुत्री सुसी ओमाहा में रहती है और अपनी सुसान बफेट संस्था के द्वारा धर्मार्थ कार्य करती हैं। वे गर्ल्स आईएनसी की राष्ट्रीय बोर्ड सदस्य हैं। 1977 में बफेट और उनकी पत्नी सुसान अलग हो गए। वर्ष 2004 में जब वे 73 वर्ष की उम्र के थे, उनकी पत्नी सुसान का निधन हो गया। उनके अपनी पत्नी से अलग हो जाने के बाद उनकी पत्नी के 1977 में सैन फ्रांसिस्को चले जाने के बाद वे अपनी दोस्त एस्ट्रिड मैक्स के साथ रह रहे थे। वर्ष 2006 में वॉरेन बफेट ने अपनी 76वीं वर्षगांठ पर अपने दोस्त 60 वर्षीय एस्ट्रिड मैक्स से शादी कर ली। एस्ट्रिड मैक्स सुसान की दोस्त थी और गौरतलब बात यह है कि सुसान ने ही एस्ट्रिड मैक्स की मुलाकात बफेट से करवाई थी। ओमाहा में संगीत में अपना भविष्य बनाने के लिए जाने से पहले वो तीनों काफी करीब थे। दोस्तों को छुट्टी के लिए भेजे गए निमंत्रण पर लिखा होता था वॉरेन, सुसी और एस्ट्रिड। रोजर लोवेनस्टीन की किताब बफेट द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट के अनुसार सुसान बफेट ने अपनी मौत से पहले संक्षेप में इस रिश्ते के बारे में चार्ली रोज शो में एक साक्षात्कार में बताया था। यह बफेट की निजी जिंदगी की एक दुर्लभ झलक थी। वे ब्रिज के काफी उत्सुक खिलाड़ी हैं और वे बताते हैं कि हफ्ते में 12 घंटे इस खेल को खेलने में बिताते हैं। वे अक्सर बिल गेट्स और पॉल एलन के साथ खेलते हैं। 2006 में बफेट कप के लिए उन्होंने ब्रिज के एक मैच का आयोजन किया था। इस आयोजन को गोल्फ के राइडर कप की तर्ज पर आयोजित किया गया था और इसका आयोजन भी ठीक उसके पहले और उसी शहर में होता था। अमेरिका के ब्रिज के 12 खिलाड़ियों की टीम यूरोप के 12 खिलाड़ियों से भिड़ती है। 2006 में उन्होंने अपनी 2001 में खरीदी हुई लिंकन टाउन कार को ईबे पर नीलाम कर दिया। यह उन्होंने गर्ल्स इंक के लिए पैसे जुटाने के लिए किया। बफेट का जीवन बहुत सादा है। उनकी सादगी इसी बात से पता चलती है कि वे आज भी अपने बर्थ प्लेस ओमाहा में अपने छोटे से घर में रहते हैं। आइए जाने उनके महान विचार। हमेशा ही लंबी अवधि के लिए निवेश करें। खर्च करने के बाद जो भी बचा है उसे जरूर बचाएं, लेकिन बचत के बाद जो बचा है उसे खर्च करें। एक ही आय पर निर्भर न रहें। हमेशा दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। कीमत वह होती है जो कि आप भुगतान करते हैं, जबकि मूल्य वह है जो आप पाते हैं। वास्तव में जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं हो कि आप क्या कर रहे हैं। समय हमेशा ही अच्छी कंपनियों का दोस्त है, जबकि मीडियम और औसत दर्जे की कंपनी का दुश्मन। अब इसके बाद हम आपको उनके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताते हैं। कमाई। कभी भी अकेली आय पर निर्भर न रहें। आय का दूसरा साधन बनाने के लिए निवेश करें। सफलता। जब काम मन के आते हैं तभी आप कोई काम करते हैं। मेरे जीवन में एक पल ऐसा भी आया था जब मेरे पास उपायों की गठरी पड़ी थी, लेकिन यदि मुझे अगले हफ्ते कोई उपाय आता है तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। खर्च। यदि आपको जिसकी जरूरत नहीं है वह चीज आप खरीद रहे हैं, तो एक दिन आपको जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को बेचना पड़ेगा। सेविंग। खर्च करने के बाद जो भी बचे उसे सेव न करें, लेकिन सेव करने के बाद जो बचा है उसे खर्च अवश्य करें। जोखिम।
कभी भी नदी की गहराई को 2 पैरों से नहीं नापना चाहिए। निवेश, कभी भी अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना डालें। उम्मीद, ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है, छोटे लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। अगर आप इंसानियत के 1% लकी लोगों में शामिल हैं, तो आप 99% लोगों को इंसानियत सिखा सकते हो। बफेट परोपकारी भी बहुत हैं। उन्होंने कई संस्थाओं को दान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि $6.7 अरब मूल्य के बर्कशायर के स्टॉक को सुसान थॉमसन बफेट फाउंडेशन और अपने 3 बच्चों द्वारा चलाई जाने वाली अन्य संस्थाओं को भी देंगे। उनके पहले के बयानों में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसमें वे कह चुके थे कि उनकी अधिकांश संपत्ति बफेट फाउंडेशन को जाएगी। उनकी पत्नी की संपदा का अधिकांश हिस्सा, जिसका मूल्य $2.6 अरब था, 2004 में उनकी मौत के बाद उसी संस्था को गया। उनके बच्चे उनकी संपत्ति के एक बहुत बड़े हिस्से के वारिस नहीं बन पाएंगे। उनके ये कदम उनके पहले वाले विचारों के अनुरूप हैं, जिसमें उन्होंने जायदाद के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण का विरोध किया था। बफेट ने एक बार टिप्पणी की थी कि मैं अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में देना चाहता हूं ताकि वे जो भी सोचे वह काम कर सकें, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता हूं कि वह निठल्ले हो जाएं। सचमुच धन्य है वह महान शख्सियत और प्रेरणा का स्रोत है उन लोगों के लिए जो हमेशा भाग्य का रोना रोते हैं। ऐसे चमकते सितारे खुद अपनी राह बनाते हैं, अपने कदमों के निशानों को दूसरों को अनुसरण करने के लिए छोड़ जाते हैं।